हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है नाबार्ड और सेबी। ठीक है, ये यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं एक कहानी की ओर। नाबार्ड क्यों बना? दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे, आरबीआई 1935 में बना। आरबीआई के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। एक तो अर्बन डेवलपमेंट भी उसे करना था और रूरल डेवलपमेंट का भी जिम्मेदारी आरबीआई के ऊपर था। तो आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि मेरी तरफ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, मैं इतने सारे फंक्शंस एक साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दो जो रूरल का जो डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो देख ले। तो उसके बाद ही दोस्तों नाबार्ड बना। तो नाबार्ड एक एक्ट था, 1981 पार्लियामेंट्री एक्ट था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1981 के तहत नाबार्ड जो था वो 1982 में बन गया। ठीक है, और इसके लिए एक कमेटी बैठाई गई थी। बी शिवारमन उसके चेयरपर्सन थे। तो कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये कमेटी बैठाई गई 1979। उसके बाद 1981 में एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में। उसके बाद 1982 में नाबार्ड बन गया। बहुत इजी वे से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, फिर जब नाबार्ड बना तो दोस्तों आरबीआई जब रूरल डेवलपमेंट होता है तो आरबीआई डायरेक्ट विलेज के डेवलपमेंट को नहीं करती। आरबीआई कहती है हम रीफाइनेंस देंगे आपको। ठीक है, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक को हम रीफाइनेंस देंगे, वो देखेगी विलेज के डेवलपमेंट को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर नाबार्ड बना तो 3 फंक्शंस थे, आपको ये याद रखना है। एक है एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट जो कि एग्रीकल्चर की तरफ देखता था। एक है रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल जो कि विलेज की जितनी भी प्लानिंग पर्पस था उसको क्रेडिट देना, ये सब देखता था। और तीसरा है एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये 3 फंक्शंस जो थे वो नाबार्ड देखता था। अब जानते हैं दोस्तों नाबार्ड क्या है, अबाउट नाबार्ड एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये 3 फंक्शंस जो थे वो नाबार्ड देखता था। अब जानते हैं दोस्तों नाबार्ड क्या है, अबाउट नाबार्ड। जो नाबार्ड है वो एक डेवलपमेंट बैंक है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, वो एक डेवलपमेंट बैंक है। उसका फोकस क्या है? दूसरा पॉइंट, उसका फोकस क्या है? रूरल डेवलपमेंट के ऊपर उसका फोकस है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। ये एक एपेक्स बैंक है। अब एपेक्स मतलब जेनिथ, टॉप मोस्ट ऐसा बैंक है जो कि प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस और रूरल डेवलपमेंट के लिए आपको लोन देता है। ये तीन पॉइंट आप याद रख लो दोस्तों, आपका नाबार्ड हो गया। ठीक है, और नाबार्ड का एक और फंक्शन है, कोई भी वो रिकमेंड करता है आरबीआई को कोई भी लाइसेंस इशू करने के लिए। कोऑपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस अगर इशू करना है और या तो कोई नई ब्रांच खोलनी है तो जो नाबार्ड है आपको रिकमेंडेशन देता है। अब जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, नाबार्ड रीफाइनेंस करता है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और आरआरबीज को, और आरआरबीज आपको लोन दे देते हैं विलेज डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत ईजी वे से आपको। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ नाबार्ड की तरफ। तो पहला फंक्शन है रीफाइनेंस शॉर्ट टर्म लोन्स। जब फार्मर को कोई भी फसल उगानी हो, कोई भी क्रॉप उगाना हो तो उसे लोन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए एक टाइम इंटरवल होता है। छोटे टाइम इंटरवल के लिए अगर आपको लोन चाहिए तो नाबार्ड आपको वो लोन देता है। सेकेंड, शॉर्ट टर्म दे रहा है तो भाई लॉन्ग टर्म भी देगा आपको। तो लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड्स भी देगा। बाई चांस कोई गांव है, वहाँ पे फार्मर्स हैं, वहाँ खेती कर रहे हैं और बारिश उस साल अच्छी नहीं हुई, एल नीनो का वक्त चल रहा है जब बारिश नहीं हो रही है अच्छे से, तो फसल के लिए वो इरिगेशन फंड्स भी देते हैं नाबार्ड। ठीक है, ताकि उनकी फसल अच्छी हो, इम्पैक्ट ना हो एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि एग्रीकल्चर है तो हम सब है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। फिर तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही है। जो बैकवर्ड पीपल है, जो इकोनॉमिकली वीकर है, उनके लिए घर बनाने की योजनाएं चल रही है। तो उसके लिए भी जो फंड्स होते हैं, उसके लिए भी जो लोन्स होते हैं वो नाबार्ड देती है, रीफाइनेंस करती है उसको। ठीक है, फिर एक होता है वेयर हाउसिंग फंड्स। आपने जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एग्रीकल्चर से खेतियां कर ली, आपने फसल तो उगा ली, उसके बाद बहुत सारा अनाज भी आ गया, उसको स्टोर भी तो करना है। स्टोर कहाँ करेंगे?
आप सुने होंगे, स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। बहुत सारी जो क्रॉप्स होते हैं वो अच्छे वेयर हाउस ना मिलने के कारण ख़राब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए भी फंड्स दोस्तों नाबार्ड देती है। फिर एक होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और एक नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस। ठीक है, ये जो रूरल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी रोड्स बनते हैं, ये सब चीज़ों के लिए ये सब फंड्स दिए जाते हैं। और अगर ये फंड्स कम पड़ जाए तो नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस एक होता है, वो इसको और असिस्ट करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा नाबार्ड के सारे फंक्शंस। अब हम बढ़ते हैं सेबी। तो सेबी क्यों बना? सेबी इसलिए बना कि जब शेयर मार्केट आने लगा, ठीक है, लोग इन्वेस्ट करने लगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया, लोग शेयर्स परचेज करते थे, बट इसका रेगुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट था। बहुत रिस्क थे इसमें, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती थी। तो उसके बाद एक आया कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करेगा। पर ये काफ़ी नहीं था, एक्टिविटीज़ थी, तो लगा कि एक अच्छी अथॉरिटी बननी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बना 1988 में सेबी बना। बट उसको जो स्टैट्यूटरी पावर जो थी उसको, वो मिली एक्ट ऑफ सेबी, दैट इज़ 1992 के बाद। ठीक है, ये एक ब्रीफ था। अब ये करता क्या है, अब आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बात करूँगा ताकि आप सभी को बहुत इजीली समझ में आ जाए। 3 टर्म्स बोलूँगा, ठीक, 3 टर्म्स। एग्जाम्पल, मैं एक बिजनेस मैन हूँ, ठीक है, मैं एक बिजनेस मैन हूँ और आप लोग जो है वो एक नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, मैं एक बिजनेस मैन हूँ, मैंने अपना आईपीओ निकाला, मैंने अपने शेयर्स इशू किए। ठीक है, मैंने अपने शेयर्स इशू किए और मैं अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में इशू कर दिया। ठीक है, और आपने पैसे दिए उस शेयर के और आपने वो शेयर को खरीद लिया। ठीक है, आपने वो पैसे दिए और आपने वो शेयर को खरीद लिया। मैंने शेयर निकाला, ठीक है, आपने पैसे दिए, उस शेयर को आपने खरीद लिया और मुझे शेयर के बदले अपना पैसा मिल गया। इजी, बहुत आसान भाषा में समझाया मैंने। तो जब मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने शेयर निकाला, तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ इशूअर। फिर बीच में एक इंटरमेडियरी आती है जिसमें आता है स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक्स और ब्रोकर्स। और आपने शेयर खरीदा, आप हो इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसी वजह से 3 टर्म्स आपको समझ में आ गई। और ये तीनों टर्म को मैनेज करना, ये तीनों टर्म सही से काम कर रहे हैं, इनको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल रहा है, अच्छा इन्वायरमेंट प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि नहीं, ये सब देखने का काम होता है, ये सब कंट्रोल करने का काम होता है सेबी का। आई गेस आपको सेबी अब अच्छे समझ में आया होगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, सेबी क्या करता है, इशूअर को एक प्रॉपर मार्केट प्लेस मिले जहाँ पे इशूअर फाइनेंस रेज कर पाए। ठीक है, उसको पैसा मिल पाए। इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है, इन्वेस्टर को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, इन्वेस्टर भी सेफ़ हो कि जहाँ भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो फ्रॉड ना हो, सेफ़ हो। तो सेकंड इन्वेस्टर के लिए सेबी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और इंटरमेडियरीज के लिए क्या होता है कि इंटरमेडियरीज बहुत सारे होते हैं, तो उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट बने ताकि जो इंटरमेडियरीज है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और सेबी का एक और फंक्शन होता है कि वो रेगुलेट करता है वेंचर कैपिटलिस्ट और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को। वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं, समझ लो उन्हें कोई स्टार्टअप है जो कि ग्रो कर रहा है और या तो एक इंडिविजुअल है या तो कंपनी है, हमें लगा कि भाई ये स्टार्टअप बहुत आगे जाएगा, अच्छा इसका ग्रोथ है, तो मैं इसमें क्यों ना कुछ फंड्स लगा दूँ। बस यही होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूँ।